हेलो फ्रेंड, एनबीके जीएस क्लास में आपका स्वागत है। बिहार इकोनॉमी से संबंधित 3 टॉपिक मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, जो कि है बिहार का एग्रीकल्चर, बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर तथा बिहार का एनर्जी सेक्टर। अगर आपने अब तक ये वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। बिहार इकोनॉमी से संबंधित तीनों जो सेक्टर हैं उससे संबंधित 50 जो संभावित प्रश्न है वो मैं आपके साथ आज डिस्कशन करूंगा। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाने की काफी संभावना है। अब लोग देखते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तो हम लोग पहले ये देखें न्यूनतम समर्थन मूल्य होता क्या है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य होता है जिसपे सरकार किसी फसल को खरीदने की गारंटी देती है। अभी आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू या न्यूज़पेपर के माध्यम से आप लोग देखते हो कि नासिक में प्याज का पैदावार काफ़ी हो जाने के कारण जो किसान होते हैं वो प्याज को सड़कों पे फेंक देते हैं या किसी दूसरे तरीके से नष्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य लाया गया कि किसी क्षेत्र में अगर फसल का अधिक उत्पादन हो जाता है तो सरकार एक गारंटी देती है कि उस न्यूनतम समर्थन मूल्य पे वो फसल को खरीदेगी। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के रिकमेंडेशन के आधार पे जो फाइनल जो अप्रूवल होता है वो आर्थिक मामलों के मंत्रियों का समूह, जिसको हम लोग कहते हैं सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो अभी न्यूनतम समर्थन मूल्य काफी इंपॉर्टेंट एमएसपी इसलिए भी है क्योंकि अभी जो किसान का जो आंदोलन चल रहा है पिछले 1 साल से, जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को लेकर ही है, तो इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अभी न्यूनतम समर्थन मूल्य 22 फसलों के लिए दिया जा रहा है, जिसपे 14 खरीफ का फसल होता है, 6 रबी का और 2 वाणिज्यिक फसल है। इसके अतिरिक्त एक आपको यह भी याद रखने की आवश्यकता है कि जो गन्ने के लिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के रिकमेंडेशन के आधार पर गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य ना करके उसको हम लोग कहते हैं उचित एवं लाभकारी मूल्य, जिसको एफआरपी कहते हैं। तो एफआरपी गन्ने का समर्थन मूल्य भी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के आधार रिकमेंडेशन के आधार पर आर्थिक मामलों के जो मंत्रियों का समूह है उनके द्वारा होता है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा उचित एवं लाभकारी मूल्य दोनों का जो फाइनल अथॉरिटी होता है अप्रूवल का वो आर्थिक मामलों के मंत्रालय के समूह होता है। तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए। अब सेकंड क्वेश्चन, न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा खरीद मूल्य में क्या संबंध होता है। तो हमने अभी चर्चा की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है वो सबसे लोएस्ट प्राइस होता है जिसपे कि सरकार उससे कम कीमत पे नहीं, उससे उससे या उससे अधिक कीमत पे खरीदने के लिए तैयार रहती है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है वो जितना आपका किसानों का लागत लगा उसका 1.5 गुना होता है, लेकिन खरीद मूल्य इससे अधिक होता है। लेकिन जो प्रोक्योरमेंट प्राइस होता है जिसके राज्य सरकार के द्वारा फसलों का प्रोक्योरमेंट किया जाता है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक होता है तथा जो बाजार का जो मार्केट रेट है उससे कम होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो डी आंसर है यहाँ पे कि जो प्रोक्योरमेंट प्राइस होता है जो एमएसपी से अधिक होता है, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा मार्केट जो प्राइस है उससे कम होता है। बिहार सरकार के द्वारा धान की अधिप्राप्ति यहाँ पे की जा रही है प्रोक्योरमेंट, उसके अलावा काफी कम मात्रा में गेहूं का प्रोक्योरमेंट किया जाता है। लेकिन जो वित्तीय वर्ष 21-22 का जो बजट था उसमें बिहार सरकार के द्वारा कहा गया कि दलहन का भी प्रोक्योरमेंट राज्य सरकार करेगी। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ पे अभी धान की अधिप्राप्ति हो रही है, गेहूं की भी हो रही है, लेकिन इस वित्तीय वर्ष से दलहन की भी अधिप्राप्ति करने की बात कही गई है। अब है कि राज्य में शुद्ध बुआई का क्षेत्र कितना है। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि सबसे अधिक शुद्ध बुआई का क्षेत्र कहाँ है। तो इसका आंसर होगा पूर्वी चंपारण, सी। अब राज्य में वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है। तो राज्य में जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसका जो फॉरेस्ट एरिया वो 7.7% है। अगर हम लोग एरिया के हिसाब से देखें तो 7,299 वर्ग किलोमीटर पड़ता है जो फॉरेस्ट एरिया बिहार में है। तो इसका आंसर होगा सी। राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक किस जिले में होता है। तो सबसे अधिक जो वन होता है वो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है, उसके बाद जमुई का नंबर आता है, उसके पश्चिमी चंपारण तथा का नंबर आता है। तो फर्स्ट पोजीशन पे कैमूर है, दूसरा में जमुई आता है, तीसरा में पश्चिम चंपारण आता है। तो सर्वाधिक पूछा जा रहा सबसे अधिक तो कैमूर इसका आंसर होगा, इसका आंसर ए होगा। अब देखिए राज्य में जल संसाधनों का कुल क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है। तो जो वाटर एरिया है
जल संसाधन का क्षेत्र वो कुल एरिया का 3.8% है। जो अभी जो जल जीवन हरियाली कार्यक्रम चल रहा है वो इसी एरिया को वाटर रिजर्व के रूप में विकसित करने की बात की जा रही है। राज्य में चावल का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो चावल का सबसे जो अधिक उत्पादन होता है वो रोहतास जिले में होता है। उसके बाद औरंगाबाद का पोजीशन आता है, उसके बाद कैमूर का पोजीशन आता है। कैमूर तीसरे पोजीशन पे, दूसरे पे औरंगाबाद, फर्स्ट पोजीशन पे रोहतास आता है। अगर प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता इसको हम लोग कहेंगे, जिसमें प्रति एकड़ जो जमीन होता है उसमें सबसे अधिक उत्पादकता भी रोहतास डिस्ट्रिक्ट में ही होता है। देखिए राज्य में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है? तो जो चावल के साथ साथ गेहूं भी सबसे अधिक जो होता है वो रोहतास जिला में ही होता है। अगर दूसरे पोजीशन पे हम लोग देखते हैं तो मुजफ्फरपुर का आएगा, तीसरे में सीतामढ़ी का, लेकिन सबसे अधिक जो होता है चावल और गेहूं दोनों रोहतास जिला में ही होता है। राज्य में मक्का को सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो जो मक्का का जो उत्पादन होता है सबसे अधिक कटिहार जिले में होता है। इसका आंसर होगा डी। लेकिन सेकंड पोजीशन पे मक्का में देखते हैं तो पूर्णिया, तीसरे में अररिया आता है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे कटिहार आता है। इसका आंसर होगा डी। राज्य में दलहन का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में होता है? तो दलहन का जो उत्पादन होता है जो पटना जिला में, सबसे अधिक पटना जिला में होता है। सेकंड पोजीशन पे सुपौल है, तीसरे में मधुबनी है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पटना का जो टार एरिया है वहां पे काफी अधिक दलहन का उत्पादन होता है। तो इसका आंसर होगा सी। अभी राज्य में ईख का, गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो गन्ने का जो सबसे अधिक उत्पादन हम लोग देखते हैं वो पश्चिम चंपारण में है। इसका आंसर ये होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो सेकंड पोजीशन पे आता है पूर्वी चंपारण, तीसरा में गोपालगंज आता है। तो फर्स्ट पोजीशन पे सबसे अधिक पश्चिम चंपारण में होता है। इसका आंसर होगा ए। राज्य में केला का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है? तो केला में हम लोग कंफ्यूजन हो जाता है कि केला हम लोग देखते हैं कि वैशाली का केला काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी फेमस है, लेकिन वैशाली सेकंड पोजीशन पे आता है। सबसे अधिक जो केला होता है वो कटिहार में होता है। तो इसका आंसर बी होगा। सेकंड पोजीशन पे वैशाली, जो कि हाजीपुर को भी कहते हैं, वो सेकंड पोजीशन पे आता है। राज्य में आम का सर्वाधिक सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आम का सबसे ज्यादा उत्पादन दरभंगा जिला में होता है। इसका आंसर होगा सी। अब देखिए राज्य में आलू का सबसे अधिक उत्पादन क्या होता है? तो आलू हम लोग देखते हैं सबसे अधिक उत्पादन पटना में होता है। सेकंड पोजीशन पे नालंदा, तीसरे में वैशाली है। तो हम लोग सबसे अधिक पूछा जा रहा है किस जिले में? तो सबसे अधिक पटना जिला में है। तो इसको हम लोग, इसका आंसर होगा ए। अगर भारत में कुल विद्युत उत्पादन का कितना परसेंट है जो कि एटॉमिक एनर्जी से प्राप्त करते हैं? तो ओवरऑल इंडिया की बात कहा जा रहा है तो इंडिया में हम लोग देखते हैं कि इसको जो एटॉमिक एनर्जी से जो एनर्जी मिलती है वो है 2.1%। अगर ओवरऑल इंडिया में हम लोग देखते हैं तो ताप विद्युत, कोयला से हमको 58.96%, 58% विद्युत मिलता है कोयला से। जल विद्युत से मतलब हाइड्रो प्रोजेक्ट से 13.5, 13.5%। जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें 17.6% तथा जो नेचुरल गैस है 7.6% मिलता है। यहाँ एटॉमिक एनर्जी की बात की जाए तो एटॉमिक एनर्जी से 2.1% हमको ऊर्जा मिलता है। राज्य में मछली का सबसे अधिक उत्पादन किस जिला में है? तो सबसे अधिक मछली हम लोग देखते हैं मधुबनी में। जो बिहार राज्य में सबसे अधिक जो मछली होता है वो मधुबनी जिला में पाया जाता है। सेकंड पोजीशन में पूर्वी चंपारण तथा तीसरा में दरभंगा आता है। इसमें सबसे अधिक पूछा जा रहा है तो सबसे अधिक मधुबनी जिला, ये आंसर होगा इसका। राज्य में सबसे अधिक उर्वरक फर्टिलाइजर किस जिले में खपत होता है? तो सबसे अधिक जो फर्टिलाइजर का खपत होता है वो पूर्णिया जिला में। अगर एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फेट, फास्फोरस, पोटासियम की बात करें, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटासियम, उसमें भी सबसे अधिक जो खपत होता है वो पूर्णिया जिला में ही होता है। तो इसका आंसर होगा सी। देखिए बिहार में विद्युत के कुल उत्पादन का कितना परसेंट रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त होता है? तो सबसे जो रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त होता है वो है 8.79%। इसका आंसर होगा बी। नवीकरणीय ऊर्जा, इसमें सोलर एनर्जी होता है, विंड एनर्जी होता है, जिससे कि हम लोग देखते हैं कि ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होने वाली है, हमेशा चलने वाली है। बायोगैस हो गया, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी में आता है। तो 8.79% हम लोग देते हैं। ओवरऑल इंडिया में देखते हैं तो 17% है, लेकिन बिहार में काफी कम, उससे आधा, लगभग 8.79% ही पाया जाता है।
बिहार में हम लोग देखते हैं कोयला से उत्पादन सबसे अधिक होता है जो कि 78.3% है। इसके बाद जल विद्युत से 12.89 12.89% होता है, जल विद्युत से है। 78% होता है कोयला से, ताप विद्युत से प्राप्त किया जाता है। लेकिन यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जा रही है तो यह है 8.79%। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का कितना योगदान है? कृषि तो हम लोग समझ रहे हैं, एग्रीकल्चर। सहवर्ती में हो गया पशुपालन, हो गया मछली पालन, हो गया हॉर्टिकल्चर, हो गया। ये सब मिला के जो टोटल और जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है उसमें जो परसेंटेज होता है 18.7% का कृषि एवं जो एलाइड सर्विसेज कृषि का है उसका परसेंटेज पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा सी। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत शुद्ध बुवाई का क्षेत्र है? तो राज्य के कुल बुवाई का जो क्षेत्र है वो 55.2%। इसका आंसर होगा बी। अगर ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो पूर्वी चंपारण में शुद्ध बुवाई का क्षेत्र सबसे अधिक होता है। राज्य में नलकूप से सबसे अधिक सिंचाई किस जिले में होता है? तो नलकूप से हम लोग देखते हैं सबसे अधिक जो वो सिंचाई होता है वो समस्तीपुर में होता है। उसके बाद अगर सेकंड पोजीशन पे हम लोग देखते हैं तो सीतामढ़ी, और थर्ड में कटिहार डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है। लेकिन सबसे अधिक होता है वो समस्तीपुर में सबसे अधिक, सीतामढ़ी सेकंड पोजीशन पे, कटिहार थर्ड पोजीशन पे। तो इसका आंसर होगा बी। राज्य में सबसे अधिक सिंचित इरिगेटेड एरिया कौन सा है? तो हम लोग देखें धान और गेहूं सबसे अधिक पाया जाता है रोहतास में। तो जो सबसे जो इरिगेटेड एरिया है, सिंचित एरिया, वो भी रोहतास डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो इसका आंसर होगा सी। ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में अवस्थित है। इसको याद रखिए, हो सकता है इससे क्वेश्चन आए। इसका आंसर होगा बी। जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम राज्य के कुल कितने जिले में क्रियान्वित की जा रही है? तो राज्य के कुल 8 डिस्ट्रिक्ट में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम। एक्चुअली जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम हम लोग ये होता है कि जब जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से कहीं जगह पे काफी बाढ़ सुखाड़ की समस्या हम लोग देखते हैं, तो फसलों पे भी इसका काफी प्रतिकूल प्रभाव देखते हैं। तो जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उसके अनुकूल कृषि किस तरह से की जाए, यहाँ पे राज्य के 8 जिलों में इसको क्रियान्वित की जा रही है। इसका काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। इसी को देखते हुए हर एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ गांव का सिलेक्ट किया गया है, वहां पे जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत खेती की जाएगी तथा जिला के जितने भी किसान हैं उनको ट्रेनिंग के रूप में वहां पे बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कुल कितने डिस्ट्रिक्ट में अभी क्रियान्वित की जा रही है, तो इसका आंसर होगा 8 जिला में। राज्य में तीसरा कृषि रोड मैप की अवधि क्या है? तो राज्य में तीसरा कृषि रोड मैप की अवधि है 2017 से 22। जो पहला कृषि रोड मैप की अवधि थी, कृषि रोड मैप की शुरुआत 2008 में की गई थी। 2008 से 12 पहला कृषि रोड मैप, 2012 से 17 दूसरा कृषि रोड मैप, तब 2000 आगे भी इसको चलाए जाने का प्रोग्राम है। 2022 से लेकर 27 तक चौथा कृषि रोड मैप की क्रियान्वित करने की बात कर रहे थे। यहाँ पे तीसरा कृषि रोड मैप पूछा जा रहा था, इसका आंसर होगा सी। राज्य में पहली बार हरित या ग्रीन बजट की शुरुआत कब की गई थी? तो आप देखे होंगे पिछले कुछ वर्षों में इस पे इकोनॉमिक सर्वे कब से स्टार्ट हो रहा है, इस पे क्वेश्चन आया था। तो संभावना है कि जो ग्रीन बजट है, चाइल्ड बजट है, जेंडर बजट है, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो राज्य में पहली बार जो हरित या ग्रीन बजट की शुरुआत की गई थी वो है 2020 से की। सी इसका आंसर होगा, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हरित या ग्रीन बजट की शुरुआत की गई थी। अब राज्य में पहली बार चाइल्ड बजट कब प्रस्तुत किया गया था? जो चाइल्ड बजट प्रस्तुत पहली बार किया गया था वो 2013-14 में। तो इसका आंसर होगा बी। देश में हुए सड़क दुर्घटना में बिहार का स्थान कौन सा है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि जो सड़क दुर्घटना होती है वो मौत का 8वां सबसे बड़ा रीजन होता है, 8वां सबसे बड़ा कारण होता है। ओवरऑल हम इंडिया में देखते हैं तो जो बिहार का जो पोजीशन होता है वो 15वां होता है। लेकिन यहाँ पे जो बिहार में जो भी सड़क दुर्घटना होती है वो सीवियर, काफी गंभीर प्रकृति को होते हैं, जिसमें कि लगभग 2/3 लोगों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन ओवरऑल इंडिया में हम देखते हैं तो लगभग 1/3 लोगों की ही सड़क दुर्घटना में मृत्यु होती है। लेकिन बिहार की जो दुर्घटना होती है सीवियर नेचर के, गंभीर प्रकृति के हैं। यहाँ पे लगभग 2/3 लोगों की, लगभग 66% के लगभग लोग की मृत्यु हो जाती है। राज्य में जो नेशनल हाईवे होता है, राष्ट्रीय उच्च पथ, उसकी लंबाई सबसे अधिक, देश में पूछा जा रहा है कि देश में नेशनल हाईवे की जो सर्वाधिक लंबाई होती है वो किस जिले में?
तो नेशनल हाईवे की जो सबसे अधिक लंबाई होती है वो महाराष्ट्र जिला में है। उसके बाद जो सेकंड पोजीशन होता है वो उत्तर प्रदेश है, थर्ड पोजीशन पे राजस्थान का नंबर आता है, बिहार का पोजीशन काफी नीचे है। तो सबसे अधिक जो नेशनल हाईवे है वो है महाराष्ट्र में, तो इसको याद रखिए आप लोग। बिहार में कुल कितने नेशनल हाईवे हैं? तो बिहार में कुल 58 नेशनल हाईवे जो है जो कि बिहार से गुजरती है, तो इसको थोड़ा याद रखिए, हो सकता है इससे क्वेश्चन आए, पूछा जाए आपसे। अब है कि देश में कुल कितने नेशनल हाईवे में, देश का जो टोटल नेशनल हाईवे की लंबाई है इसमें बिहार में टोटल कितना लंबाई पड़ता है? तो बिहार में हम लोग देखते हैं 4%, इसकी कुछ कुल लंबाई बिहार में पड़ता है 5,475 किलोमीटर। ओवरऑल परसेंटेज में हम लोग देखते हैं तो 4%, जो टोटल इंडिया में जो टोटल लंबाई है उसका 4% है, जो कि नेशनल हाईवे की लंबाई बिहार में है। अब देखिए बिहार में किस राष्ट्रीय उच्च पथ नेशनल हाईवे की लंबाई सबसे अधिक है? तो जो NH-31 है जो उत्तर प्रदेश को उन्नाव से स्टार्ट होते हुए पूरा बिहार क्रॉस करके जो वेस्ट बंगाल की मालदा डिस्ट्रिक्ट है वहां पे जाती है। इसकी कुल लंबाई 968 किलोमीटर है, जिसमें 404 किलोमीटर है जो बिहार का एरिया पड़ता है। तो सबसे अधिक जो लंबाई है वो बिहार में पड़ता है। उसका जो सबसे अधिक जो NH है वो है NH-31। बिहार में जो NH की लंबाई किस जिले में सबसे अधिक है? तो जो बिहार में जो सबसे अधिक जो लंबाई है वो सबसे अधिक पड़ता है पटना जिला में। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे मधुबनी होता है, तीसरा में मुजफ्फरपुर है। तो सबसे अधिक जो NH की लंबाई बिहार में है वो पटना जिला में, जिसकी लंबाई कुल लंबाई है 440 किलोमीटर। राज्य में स्टेट हाईवे की कुल लंबाई किस जिले में सबसे अधिक है? तो स्टेट हाईवे भी सबसे अधिक पटना जिला में है। तो स्टेट हाईवे हो या नेशनल हाईवे हो, दोनों की लंबाई सबसे अधिक पटना जिला में ही है। इसको थोड़ा याद रखिए आप लोग। अगर स्टेट हाईवे में हम लोग बात करें तो पटना जिला में इसका जो लंबाई होता है 219 किलोमीटर है। पटना फर्स्ट पोजीशन पे आता है, गया सेकंड पे, दरभंगा तीसरे पे पोजीशन पे। तो स्टेट हाईवे में सबसे अधिक जो होता है वो पटना जिला में है। कजरा में 200 मेगावाट की सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है या किस जिले में अवस्थित है? तो कजरा में जो 200 मेगावाट का जो सोलर एनर्जी लगाने की बात की जा रही है, कजरा जो है वो लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में है। इसी अनुसार जो पीरपैंती में भी 200 मेगावाट का सोलर एनर्जी लगाने की बात कही है वो भागलपुर में है। तो दोनों आप लोग याद रखिए, हो सकता है क्वेश्चन इससे आए। अगर रिन्यूएबल एनर्जी काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिए। बिहार राज्य में किस जिले में ग्रामीण सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? तो हम लोग देखें, अभी जस्ट हम लोग पढ़ें कि बिहार का जो नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, सबसे अधिक लंबाई पटना जिला की है। लेकिन हम लोग अगर ग्रामीण सड़कों की बात करें तो सबसे ज्यादा ग्रामीण सड़कें मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ग्रामीण सड़कों की लंबाई काफी कम लोग जानते हैं। अगर सेकंड पोजीशन पे हम लोग देखते हैं तो मुजफ्फरपुर, थर्ड पे मधुबनी फर्स्ट पे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट आता है, सेकंड पे मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट आता है। तो सबसे अधिक जो ग्रामीण सड़कें हैं वो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका आंसर होगा ए। बिहार सरकार के किस विभाग को कोविड-19 के दौरान नवाचार इनोवेशन के लिए प्रशंसनीय पुरस्कार मिला? तो बिहार के जो परिवहन डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, उसको कोविड-19 टाइम में जो इनोवेशन इनके द्वारा जो किया गया था ट्रांसपोर्ट में, उसके लिए प्रशंसनीय पुरस्कार मिला। तो इसका आंसर होगा डी। परिवहन विभाग बिहार सरकार के परिवहन विभाग जो बिहार सरकार के अंतर्गत है, निरीक्षण एवं प्रमाणन केंद्र किस जगह पे अवस्थित है? परिवहन डिपार्टमेंट का निरीक्षण एवं प्रमाणन केंद्र, तो इसका आंसर होगा बीटा। बीटा में निरीक्षण एवं प्रमाणन केंद्र यहाँ पे शुरुआत की गई है। तो इसका आंसर होगा बी, यहाँ पे खोला गया है बीटा में। तो इसका आंसर होगा बी। सॉरी, बिहार राज्य में बैटरी चालित ई रिक्शा के लिए रोड टैक्स में कितने % की छूट की गई है? तो बिहार सरकार जो ई रिक्शा, ये जो बैटरी चालित या जो इलेक्ट्रिसिटी से जो चलती है, इससे प्रदूषण काफी कम होता है। तो हम लोग देखते हैं इसमें रोड टैक्स में सरकार को बढ़ावा देने के लिए रोड टैक्स में 50% की छूट दी गई है, जिससे काफी लोग इसको अपनाएं। इससे प्रदूषण के साथ साथ जो हम लोग जो
डिपेंड हो जाते हैं खनिज तेल पे, उसका भी आयात कम किया जा सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो 50% जो डिबेट है रोड टैक्स में सरकार के द्वारा किया जा रहा है। बिहार में कुल कितने वर्ष से अधिक पुराने व्यावसायिक करों पे हरित कर यानी ग्रीन टैक्स लगाया गया है? तो हम लोग देखते हैं जो बिहार में 15 वर्ष से अधिक जो व्यावसायिक पुराने व्यावसायिक वाहन है उसको रोक लगा दिया गया, वो नहीं चलेगा। लेकिन जो 12 वर्ष से अधिक जो व्यावसायिक वाहन है उस पर ग्रीन टैक्स लगाया गया, तो इसका आंसर होगा बी। तो इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। बिहार में ग्रीनफील्ड रेल इंजन कारखाने कहाँ स्थापित किया गया है? तो बिहार में 2 जगहों पे ग्रीनफील्ड मतलब नए तरीके से रेल इंजन कारखाना लगाया गया है। ये है मढ़ौरा जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट में है और दूसरा मधेपुरा में। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका आंसर होगा ई। अबे बिहार राज्य के किस जिले में नवीनगर ताप विद्युत संयंत्र लगाया जाना प्रस्तावित है? तो जो नवीनगर है वो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसको याद रखिएगा, हो सकता है इसका क्वेश्चन है। नवीनगर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, इसका आंसर होगा ए। बिहार में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत मतलब कोयला से उत्पादन का कितना हिस्सा है? तो ओवरऑल हम लोग देखते हैं जो बिहार में जो ताप विद्युत मतलब कोयला से जो उत्पादन होता है वो सब काफ़ी अधिक है, 78.3%। इसके बाद जो पोजिशन आता है वो जल विद्युत से आता है, वो है 12.89 मतलब 12.89%। जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो है 8.79%। तो इसका आंसर होगा ताप विद्युत पूछा जाए कोयला से जी सबसे अधिक उत्पादन होता है 78.3%। इसका आंसर होगा डी। बिहार के किस जिले में बिजली का खपत सबसे अधिक होता है? तो पटना जिला है, यहाँ बिजली का खपत सबसे अधिक होता है। अगर ओवरऑल खपत में देखें तो सेकंड पोजीशन पे गया, तीसरा में मुजफ्फरपुर आता है। तो इसका आंसर होगा ए। बिहार में किस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा है? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, जो कि जिसको कि बिहार सरकार ने भी अडोप्ट कर लिया। यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा है। जो बीपीएल फैमिली है उनको मुफ्त बिजली का कनेक्शन किया जा रहा है। समेकित विद्युत विकास योजना के तहत जो शहरी एरिया है वहाँ पे विद्युत का कनेक्शन दिया जा रहा है। जो उज्जवल विद्युत वितरण सुनिश्चय योजना है उसको उदय बोलते हैं। इसको तहत जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो लॉस हो रहा है उसको घटा के 15% तक लाना है। साथ ही जो सप्लाई में जो कॉस्ट होता है तथा जो राजस्व की वसूली होती है उसको दोनों को बराबर मतलब दोनों का जो अंतर होता है वो शून्य किया जाना है। क्योंकि अभी काफ़ी बिजली कंपनी को लॉस हो रहा है, तो इसमें इनके द्वारा ये कहा जा गया है इस योजना के तहत जो सप्लाई में विद्युत बनाने में जो कॉस्ट आता है और जो उपभोक्ता लोग या उद्योग में जो उसका उपयोग करते हैं उससे जो राजस्व की वसूली होती है उसको दोनों का अंतर लगभग शून्य होना चाहिए। सौभाग्य योजना है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बीपीएल फैमिली है उसके लिए तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, लेकिन जो एपीएल फैमिली है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है उनके लिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जिसको सौभाग्य योजना कहते हैं वो लाया गया, जिसमें कुछ कॉस्ट पे करने के बाद उनको बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा था। इसका आंसर होगा ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त बिजली का कनेक्शन पूछा जा रहा था, इसका आंसर होगा ए। अति विशाल विद्युत परियोजना अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो ये बांका जिला में। एकमात्र जो अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट है वो बिहार के बांका जिला में है। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट होता है उसका जो कैपेसिटी होता है 4000 या उससे अधिक मेगावाट का होता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाता है? तो बिहार का जो एकमात्र जो परमाणु संयंत्र स्थापित किया जाना है वो नवादा जिला के रजौली जो जगह है, जो एक अनुमंडल भी है वहाँ पे रजौली में परमाणु जो ऊर्जा संयंत्र लगाने जाने का प्रस्ताव किया गया है। राज्य में अभी तक कुल कितने लघु विद्युत परियोजना चालू है? तो राज्य में अभी तक कुल 13 लघु विद्युत परियोजना चालू है, जिसकी कुल जो कैपेसिटी है उत्पादन क्षमता वो 54.3 मेगावाट है। ये टोटल जो 13 लघु विद्युत परियोजना है उसको स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत है। आपको पहले भी हम बता चुके हैं जो स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट लघु विद्युत परियोजना उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी के तहत इसको काउंट किया जा रहा है। डगमारा लघु विद्युत परियोजना किस जिले में कोसी नदी पे बनाया जाना प्रस्तावित है? तो डगमारा जो लघु विद्युत परियोजना वो सुपौल जिले में, इसका आंसर होगा सी। तो सुपौल में बनाया जाना प्रस्तावित है जिसकी कैपेसिटी होगा 130 मेगावाट इसको है। अब है कि इंदपुरी लघु विद्युत परियोजना किस जिले में बनाया जा रहा है? तो जो इंदपुरी लघु विद्युत परियोजना है वो रोहतास जिले में सोन नदी पे बनाया जा रहा है, जिसकी कैपेसिटी है वो 190 मेगावाट का है।
तो अभी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो कृपया इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल बटन पे क्लिक कीजिए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन, मैं काफ़ी सारा टेस्ट सीरीज में अभी आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं, तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके साथ मिलता रहे। अगर अभी तक ये वीडियो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।